गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 में आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैसेज की सॉल्युबिलिटी की बात होगी यहाँ पे। तो अभी इसमें देखिए, इसका मीन्स ये है कि सॉल्यूट जो है वो होगा गैस प्लस सॉल्वेंट, वो होगा कोई भी लिक्विड। ठीक है, तो हम इसी की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो इसके अंदर देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन ए लिक्विड इज अ सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ कोफिशिएंट से शो करते हैं। जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है उसको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से शो करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड के अंदर जो है गैसेज का। तो बुनशिन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर T and 1 atm pressure, 1 atm pressure कांस्टेंट टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे NTP, which is dissolved in unit volume of solvent, यानी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो गैस डिसॉल्व किया गया है उसका जो वॉल्यूम है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन है, कौन कौन से हैं? तो फैक्टर अफेक्टिंग्स हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। फर्स्ट ऑफ नेचर ऑफ गैसेज। The gases which are react with solvent in ionized and solvent of highly soluble in solute, means कि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो पोलर होती हैं तो पोलर सॉल्वेंट में इजीली मिक्स हो जाती हैं, लेकिन नॉन पोलर जो है नॉन पोलर के अंदर इजीली मिक्स होंगी, लेकिन नॉन पोलर पोलर में इजीली मिक्स नहीं होंगी, डिजोल्व नहीं होंगी। उसी टाइप के इजीली जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइक NH3, HCl, SO2, CO2, H2S, ये सभी गैसेस जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाती है बिकॉज ये इजीली लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। एंड H2 गैस, N2 गैस, O2 ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती हैं, इसलिए इजीली जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, ये लेस सोल्यूबल है, इनको लेस सोल्यूबल बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर है
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है गैसों की सोल्युबिलिटी पे। तो टेम्परेचर पे देखिए क्या इफेक्ट है। जनरली जो है गैस को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सीधी सी बात है जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स कि अपन कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, सॉल्वेंट में से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो डिजोल्व कम होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ला इतालिया प्रिंसिपल solubility of H2 and He increases with the increasing of in temperature। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनमें H2 हुआ, He हुआ, H2 गैस एंड He गैस, ये एक्सेप्शन है। इनमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ला इतालिया के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर सॉल्वेंट का नेचर भी इसको गैसों को जो सोल्युबिलिटी है उसको इफेक्ट करता है। कैसे? बिकॉज वी नो डैट सॉल्वेंट पोलर होते हैं एंड नॉन पोलर भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया लाइक डिजोल्व लाइक रूल, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स कि जो जैसा है वो वैसा है, उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। यानी पोलर जो है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर ही सॉल्यूट होना चाहिए तो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट जो है इजीली डिजोल्व होगा। तो लाइक लाइक हो जाएगा यहाँ पे, सेम टू सेम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर। 4 नंबर पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का जो इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट देखिए, प्रेशर का इफेक्ट अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैसों की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये लिक्विड है और ये गैसेज के पार्टिकल्स हैं ये, अब अगर मैं इनको प्रेशर से ऊपर से दबाऊं तो ये गैस के पार्टिकल्स इन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे दब के। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी जो है गैस की। इसके लिए हेनरी लॉ दिया गया, फर्स्ट ऑफ हेनरी लॉ। तो देखिए हेनरी लॉ क्या है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ये है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ गैस सोल्यूबल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सोल्यूट गैस है उसका सॉल्वेंट में जो अमाउंट होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहां पे साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू के पी। के एक कांस्टेंट है जिसे हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा गैसेज हैं तो उसके लिए हम पार्शियल प्रेशर लेंगे। क्या लेंगे उसके लिए, पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, जो कि मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इट मीन्स पी साइन हटाएगा के आई मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो दिस इज हेनरी लॉ।
यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं के की वैल्यू के, अब यहाँ पे मैं हेनरी ले लेता हूँ, एच के एच ले लेता हूँ, मतलब हेनरी कांस्टेंट हो गया ये, के एच इजिकल टू पी आई अपॉन एक्स आई होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स जो के एच है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया एक्स आई, मोल फ्रैक्शन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स अगर किसी एट पार्शियल प्रेशर सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ के एच कांस्टेंट प्रेशर पे, तो अगर मान लीजिए पी ए सॉलिड है तो के एच मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए। अब हम जानते हैं एक्स ए क्या था, एक्स ए था हमारा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सो पी ए इज इक्वल टू के एच, यहाँ पे वैल्यू रख दें आप, क्या हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि पी ए इजिकल टू, तो हम ये लिख सकते हैं के ए, एक्स ए की वैल्यू क्या थी, ये थी 1 माइनस एक्स बी, ये एक्स ए की वैल्यू होती है, तो ये पुट कर दी यहाँ पे। अब इसमें अपन अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ एक जो है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के अंदर ग्राफ बनाते हैं तो ये एक सीधी लाइन आएगी इंक्रीज होती हुई, और ये इसका स्लोप हो जाएगा, ये इसका क्या है स्लोप जो किसके इक्वल होगा, ये स्लोप होगा के एच के इक्वल, हेनरी कांस्टेंट के इक्वल होगा ये स्लोप। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशन की, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है इसकी, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, प्रेशर जो है प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड लिमिटेशन है टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत कम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। थर्ड है तो द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इज लेसर इन सॉल्वेंट मीन्स द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, यानी सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, उस सॉल्यूशन के अंदर गैस की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। एंड फोर्थ लिमिटेशन है कि गैसेस डज नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। कौन, गैसेस, तो गैसेस डज नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के साथ में ये गैसेज रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। तो ये लिमिटेशन है हेनरी लॉ की। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन में। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूं, यहां पे लिक्विड है। अब इस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो हाईली एनर्जेटिक है, तो वो पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में और वो ऊपर आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ के आने के बाद में इन पार्टिकल्स को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। सो ये क्या करते हैं, इस कंटेनर की जो सरफेस है या इस सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। आई बात समझ में, क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो जो वेपर प्रेशर को हम केवल ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो लिक्विड होता है
अब इस लिक्विड की सरफेस पे इसका जो वेपर है, उस वेपर का जो प्रेशर पड़ रहा है उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। एट द गिवन टेम्परेचर पे, तो हम बोल सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रेशर एक्सट्रेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस पे जो गैसियस वेपर है, जो वेपर है उसका जो प्रेशर पड़ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कब होगा? देखिए यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद में वो इन पार्टिकल से टकरा के वापस ये कंटेनर से टकरा के, कंटेनर की जो वॉल है इससे टकरा के वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होके नीचे गिरेंगे। तो ऊपर वेपर में बदल रहा है, नीचे वापस ये वेपर लिक्विड में आ रहा है। इट मीन्स ये रिएक्शन जो हो रही है एक तरह से यूं हो रहा है, प्रोसेस ये जो है वो है ये कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन। एंड वेपर वापस इस कंटेनर की वॉल से टकरा के लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे गिर रहा है। तो ये वेपर से वापस जो लिक्विड बनेगा वो बनेगा कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों प्रोसेस इक्वल जब हो जाते हैं तो इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ये दोनों जब दोनों जो है इक्वल हो जाएं तो इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है। इक्विलिब्रियम एज स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाता है जब दोनों इक्वल होते हैं। तो हमारी बात थी वेपर प्रेशर की, तो आप समझ ही गए होंगे कि सरफेस पे इस वेपर का जो प्रेशर पड़ता है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर?